पूछ रहे थे आंसर भी आप लोग लगाए नहीं होंगे ना। सारा तो लगाए नहीं होंगे। लगा लिया। सारे क्वेश्चन कुछ शिव भेजे थे कि नहीं आ रहा। कौन अच्छा सा? उसको आंसर कुछ नहीं आ रहा होगा उनको। हम्म, कहाँ गया। यही है। लायक ऑपरान तो मतलब इसमें नहीं है यार। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की बात करें ना। हाँ हाँ। लायक ऑपरान वगैरह में ज्यादा परेशान नहीं रहना है आपको, ठीक है। हम्म। आप वो याद रखिएगा बस, मतलब उसका स्ट्रक्चर और एंजाइम, समझ रहे हैं। स्ट्रक्चर और एंजाइम याद पर रखिएगा। क्वेश्चन भी तो ऐसे ही आते हैं ना कि मतलब ये अगर ये जीन ना हो तो क्या होगा। हाँ वही तो, मतलब फंक्शन कैसे करता है। हम्म। और एंजाइम यही हाँ, कुछ इस बीटा तरीके का। गैलेक्टोसाइडेस। हाँ बस अब यहाँ पे कौन कौन एंजाइम वर्क करते हैं बस। जैसे लाइकोप्रान एक कह सकते हैं निगेटिव कॉन्सेप्ट है ना, मतलब कि कोई चीज मान लीजिए स्टार्ट हो रहा है। हम्म। मतलब जैसे ये ऑपरेटर है, ठीक है। ये ऑपरेटर स्टार्ट करेगा आगे, ठीक है। लेकिन हम्म। ये ऑपरेटर के पास एक क्या है, रिप्रेसर है, ये अटैच हो गया है। मतलब जैसे कि हम बताते हैं कि ये स्विच है, ठीक। तो आपका मैं आप स्विच ऑन करने वाले हैं, ठीक। लेकिन हम्म। आपका हाथ हमने पकड़ रखा है यहाँ पे, ठीक। हम्म। तो आप ऑन नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि हाँ। ऑपरेटर का मतलब कि हाथ पकड़ा हुआ है, मतलब कोई अटैच है यहाँ पे, ठीक। ये रिप्रेसर। अब मान लीजिए कि कोई दूसरा आता है, या आप बोल देते हैं सर उधर देखिए, हम उधर देखने लगते हैं, आप ऑन कर देते हैं, ठीक है। यानी कि ये हम्म। कौन काम कर रहा है, इंड्यूसर। ये सर। इंड्यूसर जाके ये रिप्रेसर को इनएक्टिव कर देता है, मतलब इसके साइज में डीफेम कर देता है, ठीक है, डिस्टर्ब कर देता है। तो ये मतलब ये इनएक्टिव होगा, बाइंड नहीं रिप्रेसर। होगा और फिर। इनएक्टिव रिप्रेसर यानी कि ऑपरेटर अब क्या हो गया, फ्री हो गया वो काम करने के लिए, ठीक है। हम्म। यानी कि इंड्यूसर क्या कर दिया वो काम, मतलब कि रिप्रेसर को, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे रिप्रेसर क्या है, पहले एक्टिव रिप्रेसर है, और यहाँ पे इंड्यूसर ने उस पे जुड़ गया, तो इसका स्ट्रक्चर एक तरह से इनएक्टिव रिप्रेसर बना दिया, ठीक है। हम्म। अब ये, हाँ, अब इसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे, अब लैग मतलब आप जानते हैं क्या लैक्टोज होता है। लैक्टोस। लैक्टोज, लैक्टोज ब्रेक होता क्या, किस पार्ट में होता है। गैलेक्टोस और ग्लूकोस। गलैक्टोज और गैलेक्टोस और ग्लूकोज। ग्लूकोस। तो वहां पे एंजाइम जानते हैं, ये काम करता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। और ये पूरा कौन सा जीन होता है, स्ट्रक्चरल जीन होता है। स्ट्रक्चरल जीन का सीरीज है जेड वाई ए। जेड वाई में, जेड में कौन होता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। प्री प्राइमरेज होगा, फिर ट्रांसफरेज होगा, बस इतना याद रखेंगे तो बस। जेड वाई तो सिस्ट्रॉन हो गया ना। क्या चीज, जेड वाई तो अलग अलग सिस्ट्रॉन हो गए ना। सिस्ट्रॉन। हाँ। सिस्ट्रॉन क्या क्या होता सिस्ट्रॉन वो ना, जो उसमें होता है मतलब है, स्ट्रक्चरल जीन सिस्ट्रॉन जो। यूनिट होता है यार। तो वो नहीं हम्म। होता मोनोसिस्टोनिक पॉलीसिस्टोनिक वगैरह। हाँ, तो ये मतलब जो ये एंजाइम है सारे ना, हम्म। ये एंजाइम है, ये पूरे वर्क करते हैं अलग अलग मतलब पार्ट में। जैसे बीटा ग्लैक्टोसाइडेज ब्रेकिंग का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये देखिए हम्म। यहाँ पे लैक्टोज है, या एलो लैक्टोज बोला जाता है रिप्रेसर। तो इनएक्टिव इंटरेक्शन ऑफ इंड्यूसर पॉलीमरेज, लैक ऑफ ब्रांड में यही रहता है, ये रेगुलेटिंग होगा। और देखिए ये निगेटिव रेगुलेटर होता है, ठीक है। हम्म। पॉजिटिव रेगुलेटर भी होता है, लेकिन आप में सिलेबस में नहीं है पॉजिटिव रेगुलेटर, ठीक। और ये देखिए स्ट्रक्चरल जीन है जो हम बोल रहे हैं, जेड वाई ए।
ए। स्ट्रक्चरल जीन है। और इसमें आई जीन इंड्यूसर फॉर प्रिप्रेशर लाइकोपरान का, जेड जीन कोड फॉर बीटा ग्लैक्टोसाइड, बी गैल बोलते हैं, विच इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ द ऐसे। डिस्चार्ज डाइसैक्राइड को और लैक्टोज इनटू मोनोमेरिक यूनिट। ठीक है, हम्म। मोनोमेरिक यूनिट। और ग्लैक्टोज क्या हो जाएगा, ग्लैक्टोज में एंड ग्लूकोज में वाई जीन कोड फॉर प्रीमरेज विच इंक्रीज परमेबिलिटी, मतलब आप द सेल बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के लिए, तो ऐसे याद रखना उसका। अब मतलब जेड वाई ये याद कर लिए। अब उसमें बीटा ग्लैक्टोसाइडेज हो गया, प्रीमरेज हो गया, और तीसरा क्या होगा, ट्रांसफरेज हो गया। तो ट्रांसफेरेज। बीटा ग्लाइकोसाइडेज क्या काम कर रहा है, ब्रेक क्या? डाउन कर रहा है, हाइड्रोलिसिस कर रहा है करेक्ट। कि डाइसैकाराइड को, लैक्टोज को बदल दे रहा है किसमें, लैक्टोज और ग्लूकोज में। कलेक्टर्स ऑफ अब ग्लूकोज। प्रीमरेज क्या कर रहा है, परमेबिलिटी बढ़ा बढ़ा दे रहा है, ठीक है। और हम्म। ट्रांसफरेज क्या करेगा, हम्म। अब देखिए ट्रांसफरेज जीन इनकोडेड ट्रांस एसिटाइलेज जो है, ये काम कर रहा है इनकोडेड का काम। थ्री जीन प्रोड्यूस इन लैक ऑफ रिक्वायर मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज, तीनों जीन रिक्वायर्ड होता है इस काम को करने के लिए। ट्रांस एसिडाइलेज क्या होता है? ये मतलब इनकोडेड का काम करेगा ना, इनकोडेड होगा ना, mRNA इनकोडेड, mRNA को इनकोडिंग रेगुलेशन है ना पूरा। नहीं नहीं, ट्रांस एसिटाइलेज। हाँ, तो यहाँ ए जीन इनकोडेड ए ट्रांस एसिटाइलेज। अच्छा, मेरा फंक्शन याद नहीं करना उसको। हाँ मतलब इसका फंक्शन तो, अब क्या मतलब ऑपरेशन नीड, ये तीनों जीन के लिए नीड है। ट्रांस एसिटाइलेज इनकोडेड जीन है ना, मतलब। इसे वो तो मैं समझ गया, पर जैसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम कन्वर्जन है, परमेसेस का काम वो है कि मतलब अब्जॉर्प्शन बढ़ाना है। इसका काम क्या है? ट्रांस एसिटाइलेज देखिए मतलब कि यहाँ पे एंजाइम होता है, तो यहाँ पे ट्रांसफार्मिंग का काम करता है एसिटाइलेज ग्रुप का। जैसे एसिटाइल को एंजाइम ए होता है ग्लैक्टोसाइडेज में, लैक्टोज में ग्लूकोसाइडेज ए इसका काम होता है, ठीक है। हम्म। हाँ तो इसका उतना काम नहीं यहाँ पे दिया है। और ये लैक ए जीन ऑफ द लैक्टोन ओपरानी कोलाई में भी वर्क करता है। तो ट्रांसएसिटाइलेज का बेसिकली काम का क्या होता है कि ये ट्रांसफरेज का काम करता है। कहाँ पे, जैसे आप एसिटाइल एसिटाइल को एंजाइम एज टू ग्लैक्टोसाइडेज और लैक्टोसाइडेज ग्लूकोसाइडेज ये सब काम करता है, तो उतना यहाँ पे दिया नहीं है। अच्छा। हाँ जैसे मतलब कि अब ए जीन इनकोडेड ट्रांस एसिटाइलेज की ओर लिख दिया है। अब वो एसिटाइल को एंजाइम में और को चेंज कर देगा किसमें, उसमें ट्रांस, अरे लैक्टोसाइडेज और ग्लूकोसाइडेज में। समझ गया। हाँ ये काम करता है। अब प्रीमरेज आपका समझ रहे कि परमेबिलिटी बढ़ाता है, ये दिया है। तो जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं पॉलीसेकेराइड की, हम्म। तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है या एंडोथर्मिक? कहाँ पे, मतलब जो जब भी हाइड्रोलिसिस करते हैं हम, आप बताइए हाइड्रोलिसिस क्या होता है। तो होना तो एक्सोथर्मिक चाहिए। हम्म। एक्सोथर्मिक होना चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब ब्रेक डाउन होता है ना, हाँ। हाइड्रोलिसिस मतलब हाइड्रोजन और ब्रेक डाउन। हम्म। बताइए, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रहा है, हाइड्रोलिसिस में क्या होगा। इसमें तो बॉन्ड तोड़ रहे हैं ना वो। हाँ। मतलब बेसिकली वाटर, पर जब बनता है, डाइसेक्राइड बनता है तो हाइड्रोजन निकलता है ना, हम्म। तो हाइड्रोजन ऐड करेंगे। देखिए मतलब जब ब्रेकिंग बॉन्ड होगा, ठीक है, तो हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। जब ब्रेक होगा, ब्रेक करने में हमें एनर्जी लगेगी,
अच्छा। ठीक है। हम्म। हाँ, जब मतलब कि हाइड्रोलिसिस का उल्टा होता है, आ, आपका कह सकते हैं मतलब एक कौन सा, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन मतलब जो न्यूट्रल होता है तब एक जो थर्मिक प्रोसेस होता है। हम्म। हम्म। ज्यादातर मतलब जितना भी हाइड्रोलिसिस होगा उसमें बॉन्ड का ब्रेक डाउन होगा ना, तो ब्रेक डाउन करने में हमें एनर्जी अपने आप तो ब्रेक डाउन होगा नहीं। हम्म। तो इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। ठीक है। फिर तो इसमें बस ये याद रखना है ना कि मतलब इसमें बस आप इंड्यूसर सबसे जो होता है ज्यादा, वो उसमें चल जाता है, हाँ रिप्रेसर पे और आ इसका जाएगा। देखें, ये स्ट्रक्चरल जीन सबसे इम्पोर्टेंट है, इसका नाम। और ये ब्रेक डाउन करता है, ये परमेबिलिटी बढ़ाता है बस। हम्म। अब हमेशा, और किसने दिया था, जैकब मोनेट ने दिया था। तो इस चैप्टर में नाम बहुत सारे हैं। हाँ बहुत सारे, वही तो। अब आप उसको बीच बीच में से पिक करना है कि क्या हमें याद रखना, क्या नहीं याद रखना, वो टाइम आ गया है। ठीक है। हम्म। हम्म। अब बार बार पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अब याद रखना है कि टाइम आ गया, चीजों की याद रखिए। चलिए, इसमें हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट करेंगे, थोड़ा सा इंट्रो देंगे, फिर क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है। तो हम्म। अब इस सीरीज में मेनली सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो सिलेबस में आपको कौन सा पार्ट दिया है, 3 डे सीरीज ज्यादा दिया है। तो 3 डे सीरीज पूरा याद रहना है। ठीक है। जैसे 3D सीरीज में आप देख सकते हैं, स्कैंडियम 2 क्या आएगा, स्कैंडियम टू जेड जिंक को आएगा। 4D सीरीज में क्या आएगा, वाई से लेके। एट्रियम टू कैडमियम आएगा। हाँ। ठीक है, पूरा याद रहना चाहिए। 5D सीरीज, फाइव। लेंथेनाइड टू हाफ हाफेनियम, और हाफेनियम टू जिंक आ जाएगा। क्योंकि यहाँ बीच में कौन आ जाएगा, यहाँ पे वो आएंगे एफ इनर ब्लॉक का। ट्रांजिशन एलिमेंट। हाँ, एफ ब्लॉक या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट आ जाएंगे। उसी तरह से आप एक्टेनाइट का आ जाएगा। एफ ब्लॉक में एलिमेंट में पहला एफ ब्लॉक का कहाँ से आएगा, इसी के बीच में, सीरीनियम टू लुहेनियम, लुटेनियम होता है। ठीक है, और ये क्या है, 4F सीरीज है ना। हम्म। उसके बाद एक्टेनॉइड आ जाएगा। हम्म एक्टेनॉइड 6D में, 6D में एक्टेनॉइड आएगा। एक्टेनाइड टू, टू बताइए, एक्टेनाइड टू, RF आ जाएगा, HF RF। बोलते और हैं यहाँ ना। पे 2CN आ जाएगा। ठीक। अब इसी के बीच में क्या आ रहा है आपका, 5F सीरीज। फाइव है। 5F कहाँ से शुरू होता है, थोरियम टू, थोरियम टू ये उसे बोलेंगे। फ्लोरेंशियम, LR। ठीक है। तो हाँ। हम बीच में पेनेट्रेट करके बता दिए कहाँ से कौन आएगा, ये याद रखिएगा। पहले भी आप डिटेल में आप लोग पढ़ चुके हैं। और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, 5F। ठीक है, यानी कि F ब्लॉक का भी है। आगे आता है। अब इसमें देखा जाए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डी ब्लॉक का पूछा जाता है, बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये पूरा जो पहले पढ़े हुए हैं डिटेल में, वही PDF पढ़िएगा। ये बस इसका हम रिवीजन के लिए जो डी पढ़ा ब्लॉक का चुके हैं। हाँ, पूरा पढ़ा चुके हैं ना। मतलब N-1 डी N-1 D, 1 और minus NS हो रहेगा। N S power 1 minus 2।
NS1 से 2 यही होता है ना। हम्म। एक्सेप्शन होगा कोई? हाँ एक्सेप्शन हाँ, कभी एक्सेप्शन होते हैं। वेरी मतलब एक्सेप्शन कह सकते हैं, वेरी बिकॉज, वेरी लिटिल, लिटिल एनर्जी डिफरेंस। चैप्टर में है ही सारे एक्सेप्शन, अजीब से रूल, मतलब ऑर्डर फॉलो नहीं कर। बिटवीन n-1 d एंड NS ऑर्बिटल, मतलब कि एक्सेप्शन होते हैं बहुत कम एनर्जी डिफरेंस बिटवीन NS और n-1 d ऑर्बिटल्स के बीच में। तो इसमें क्या एक्सेप्शन होगा? वही हाफ फील्ड, यानी कि सबसे ज्यादा तो कंप्लीट फील्ड की एनर्जी, कंप्लीटली फील्ड, उसके बाद हाफ फील्ड और इनकम्प्लीट फील्ड। ठीक है, इस आगे चलते हैं। अब इसमें आपका प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। प्रॉपर्टी में कौन सा प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टी। हम्म फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या इम्पोर्टेंस है? हम्म फिजिकल प्रॉपर्टी में मतलब सर, एक हम्म तो वो बना लेता है, एलॉयज बना लेता है। हम्म जनरल मतलब देखा जाए तो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे एक तो ये है कि यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे जिंक हो गया, कैडमियम, Hg हो गया, Cn रिप्रेजेंट जनरल फार्मूला क्या कंप्लीट फील्ड होता है। तो ट्रांजिशन एट मतलब ये बिहेवियर नहीं करता, ये क्वेश्चन आएगा अभी। ठीक है, ये तो जान ही रहे हैं। हाँ जिंक, कैडमियम, Hg, Cn एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं वर्क करता, क्यों? तो यहाँ पे रीजन क्या होगा? क्योंकि इनका क्या कंप्लीट डी ऑर्बिटल है। यहाँ पे Zn, Cd, Hg एंड Cn क्या है? कंप्लीट डी ऑर्बिटल, मतलब कि कह सकते हैं इसमें n-1 D10 और NS2 है, कंप्लीट है। ठीक, तो फिजिकल प्रॉपर्टी डी ब्लॉक का, पहले डी ब्लॉक का करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी, अब देखा जाए तो नियरली जितने भी हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट है, सारे क्या है? टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टी रखते हैं, सच एज हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, नहीं, टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टी, जैसे हाई टेंसिल स्ट्रेंथ। ठीक है, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मीन्स डक्टिलिटी मतलब कितना। मेलेबिलिटी। डक्टिलिटी मतलब कितना डक्टिलिटी हार्ड है कोई सब्सटेंस। नहीं यार, डक्टिलिटी मतलब हम वायर के फॉर्म में बना सकते हैं अच्छा इसको। हाँ, वायर वायर। मेलेबिलिटी मतलब हम पीट कितना पीट उसको के सीट बना, कंप्रेस कर सकते हैं। पीट के उसको चद्दर बना सकते हैं पतला सा। हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी,
एंड मेटेलिक लस्टर भी होगा। अब यहाँ पे एक्सेप्शन कौन होगा विथ द एक्सेप्शन, अभी ऊपर जो वाले एलिमेंट आप जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, Hg हो गया, फेयर। एंड मैग्नीज भी हो गया, इनका देखा जाए दे है फुलफिल्ड वन डी ऑर्बिटल। आर मोर टिपिकल मेटेलिक structure at normal temperature। नॉर्मल टेम्परेचर पे, ज्यादा टेम्परेचर तो ये पिघल जाएंगे कि नहीं। हम्म। अब ये है, ये सारे जैसे हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट वेरी हार्ड एंड हैव लो वोलेटिलिटी होता है, एक्सेप्ट किसके, ये सारे जो ऊपर लिखे हैं हमने, ये यानी कि ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड Hg very hard and low volatility, their melting point, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा है, ठीक है। अब इसमें एटॉमिक साइज पे आते हैं। एटॉमिक साइज एंड आयनिक साइज तो आप बहुत डिटेल में पढ़ा है, हमें इसको पूरा आपको आना चाहिए। यहाँ पे एटॉमिक साइज क्या होगा जनरली, क्या वैसे होता तो है डिक्रीज फर्स्ट। होना चाहिए, पर वैसे डिक्रीज होके बढ़ेगा। पहले सस्ती बीसीआर मैन फी मैन तक क्या होता है डिक्रीज होता है, फी कोनी है फेयर। तो ऑलमोस्ट सेम होता है, फिर कुंज बढ़ जाता है, ऐसे हमने बताया था। ठीक है, अब हम ग्राफ नहीं बताने वाले, पूरे डिटेल में बताए थे, आपको याद होना चाहिए। ठीक है। हम्म देखिए ये, अब उसी को ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं बस, एटॉमिक साइज एंड यहाँ पे क्या होगा एटॉमिक नंबर, और एक कौन सा है इन पीरियड में, इन पीरियड में, इन पीरियड में सारे में क्या होगा ऑलमोस्ट साइज क्या होगा डिक्रीज हो रहा है, हाँ। फिर हल्का सा सिमिलर होगा फिर बढ़ जाएगा। जैसे हमने ऐसे पढ़ाया था, सस्ती बीसीआर मैन, मैन पे आके रुक जाइए, हाँ। फी को कॉपर। नी, नी। फिर कुंज, कॉपर ये जिंक। बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है, ये ऑलमोस्ट सेम है ये सारे। अब बाकी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि वहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन जब भरता वापस में डी ऑर्बिटल में तो क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट आ जाता है, इसलिए इंक्रीज होता है। ठीक, यानी कि आयन आप सेम चार्ज कीप सीरीज प्रोग्रेसिवली क्या होगा डिक्रीज इन रेडियस
with increase in atomic number because of new electron enter d orbital each time the nuclear charge क्या होगा, increase by unity। ठीक है। in general ions of the same charge in a given series so progressive decreases in radius। भाई आप लोग रिवाइज नहीं करते हैं यार, बता देते हैं आगे क्या पढ़ाएंगे तो एक बार 10 मिनट का टाइम नहीं निकालते हैं। अगर हम पूरा लिखेंगे तब तो इसी में रह जाएंगे। अभी न्यू इलेक्ट्रॉन इंटर न्यू इलेक्ट्रॉन इंटर होगा ना डी में, एटी सीरीज या डी ऑर्बिटल कह सकते हैं, नहीं सीरीज मत लिखिए, डी ऑर्बिटल। each time the nuclear charge increases by unity। न्यूक्लियर चार्ज जो होगा डिक्रीजेज होगा ना। लेंथेनाइड अब टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या होगा, तेज होगा। डाउन द ग्रुप प्लीज क्या होगा, प्लीज इंक्रीज की डिक्रीज, नहीं नहीं, हाँ सॉरी, डिक्रीज होगा लेंथ राइट डाउन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। डाउन द ग्रुप डिक्रीज नहीं होगा, लेकिन मतलब कि कह सकते हैं डिक्रीज नहीं होता लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से, ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। वैसे तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर जब बढ़ रहे हैं साइज बढ़ रहा है क्योंकि ऑर्बिटल बढ़ जाता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने 3D का बना दिया, अब यहाँ पे ये थोड़ा सा हल्का सा ये ऐसे मैंने बनाया है। डी 5d6 हम्म हम्म, ऐसे हाँ बढ़ तो ये जाएगा। 3D है, ये 4D है, 4D 5D ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा, फिर 6D में बढ़ जाएगा। समझ रहे, ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। नोएड कॉन्ट्रैक्शन की वजह। और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है बताइए। लो स्क्रीनिंग इफेक्ट। 4F फील्ड बिफोर 5d 5D। ठीक है। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, 5d to 6 5F filled before 5D 6 to 6D। ठीक है, ये होता है। ये सब पूरा डिटेल में पढ़े हैं यार। और इसकी वजह से जर्कोनियम हाफेनियम की साइज क्या होगी, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगी। ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए इन सीरीज, अगर इन पीरियड की बात करें या सीरीज में, इन सीरीज कह सकते हैं यहाँ पे क्योंकि 3D सीरीज 4D सीरीज इस तरह से।
हम लोग बात ट्रांजिशन तो करते भी उसका होता है ना, क्रोनियम हैं। में का। एन सीरीज देखा जाए तो ट्रांजिशन एलिमेंट लेफ्ट टू राइट increase in nuclear charge which comprises filling of the d orbital। ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की ज्यादा पूछा जाता है। अभी 2022 में ही क्वेश्चन आया था। इन सीरीज आयनाइजेशन एंथैल्पी अलोंग ईच सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट लेफ्ट टू राइट क्या होगा? लेफ्ट टू राइट तो डिक्रीज होता है ना। आयनाइजेशन हाँ, एंथैल्पी हाँ क्या होगा? लेफ्ट टू राइट तो इंक्रीज होगा। हाँ इंक्रीज होगा। देर पिछली बार आया था, मतलब 2022 में ये इन एंड इंक्रीजेस। अब देखिए ये जो हम बातें अब लिख रहे हैं ना, ये केवल जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसी का लिख रहे हैं। पहले तो हमने पूरा पढ़ाया है डिटेल में, तो ये जो हम्म। एकदम कॉपी समझ लिए वर्ड का लिख रहे हैं। एंथैल्पी अलोंग ईच सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हाँ, ठीक है, लेफ्ट टू राइट ड्यू टू क्यों? एन इंक्रीज इलेक्ट्रॉन कंडक्शन। इन न्यूक्लियर चार्ज which accompanies the filling of the d orbital। कौन सा? इनर d orbital। तो इसमें एग्जाम्पल जैसे कौन सा हो जाएगा? जैसे ऑर्डर अगर देखा जाए आप सेकंड, ये ज्यादा पूछा जाता है। आयनाइजेशन, अब देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी जब निकालेंगे तब उसी के बेस पे निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन देख के, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के। इच क्रोमियम मैग्नीज यही आया था, वही हम लिख दे रहे हैं। बी टी आई ये डी किस पे डिपेंड करेगा यार? ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यस, अब इसमें इसी तरह से कुछ आएगा तो आप निकाल लीजिएगा भाई इसका। ठीक है, जैसे हाफ फील्ड कहीं पे बढ़ जा रहा है, अभी ऊपर लिखे थे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, तो उसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगा इनकम्प्लीट फील्ड से। और कंप्लीट फील्ड क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा, ये तो जान ही रहे हैं। हम्म। जितना ज्यादा एक्सचेंज होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करेगा। तो आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पे। ऑक्सीडेशन स्टेट, अब ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या होगा? तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें मतलब बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ, मतलब मतलब इसका एक नोटेबल फीचर है कि एनर्जी ट्रांजिशन अपनी एलिमेंट। माइनस का डी एनर्जी डिफरेंट होता है क्या? क्या चीज? क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ कि एनर्जी डिफरेंट होगा ना ऑक्सीडेशन, एन एस एन माइनस वन डी का। कहाँ पे? ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहे थे सर। हाँ, तो इसमें नोटेबल एक फीचर है इसका ऑफ ए ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या फीचर है कि वेरिएबल, बहुत ग्रेट वेरिएबलिटी होता है एलिमेंट में, इसका ऑक्सीडेशन नंबर। इसीलिए क्या होता है, ये कैटालिटिक बिहेवियर भी शो करता है।
तो पूछा जाता है कि डी ब्लॉक का एलिमेंट कैटालिटिक बिहेवियर क्यों शो करता है, तो क्या बताएंगे? ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज मेसो देर कंपाउंड कंपाउंड में। ये पूरा जो लाइन मैंने लिखा है 2020 में आया था, ये जो अभी लिखा है लाइन, ठीक है। ठीक है, जो आप में आता है एकदम कॉपी आता है। अब इसमें देखा जाए तो इसके नीचे एलिमेंट अगर देखा जाए, ऑक्सीडेशन अकर नियरली मिडिल में क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा मिडिल में। जैसे ऊपर हमने जब पढ़ाया था, चार्ट पढ़ाया था ना, चार्ट हम बनाने वाले नहीं है, आप अपना वहां से पढ़िएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक। तो यहाँ पे बस हम लिख दे रहे हैं, यानी कि द एलिमेंट्स विच, कह सकते हैं विच गिव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट occur in आर नियर मिडिल। जैसे मतलब कि मैग्नीज है, मिडिल में आता है ना, हम्म। तो उसमें बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैग्नीज हो गया, फॉर एग्जाम्पल, exhibit all the oxidation state, मतलब कि कहाँ से लेके, फ्रॉम +2 टू +7 तक सारे वेरिएबल होगा, ठीक है। हम्म। यानी कि द बेसिक कैरेक्टर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, या मेटल कह सकते हैं, मेटल डिपेंड ऑन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल विथ लो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? मेटल होगा, बेसिक होगा कि एसिडिक होगा? मटेरियल। हम्म कोई भी मेटल अगर लो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो बेसिक होगा कि एसिडिक होगा? बेसिक। हम्म बेसिक होगा। तो बेसिक होगा, एक्सेप्ट कह सकते हैं Cr2O3, ठीक। तो इसमें बहुत सारे हैं और भी क्वेश्चन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में ये जो हमने अभी लिखा है, ये पूरा 2020 और 14 नीट वाले में आया था, वैसे तो पहले बहुत सारे आया है, ठीक है। हम्म। अब देखा जाए तो यहाँ पे लो ऑक्सीडेशन स्टेट, लो ऑक्सीडेशन state are found when a complex compound has ligand capable
P acceptor character in addition of या एडिशन टू लिख देते हैं द यस बॉन्डिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल कौन आप पढ़े NiCO पोल 4 जैसे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाता है नहीं FeCO होल 5 ते भी जीरो आ जाता है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकिल हो गया जो हमने लिखा एंड आयरन क्या हो गया ये जीरो हो जाएगा। तो ये आप जानते हैं सारा। अब अगर देखा जाए आपको जो चीजें हैं कुछ केमिकल रिएक्टिविटी की बात कर लेते हैं। केमिकल रिएक्टिविटी में ये आप पहले प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, पहले रिएक्टिविटी बाद में करेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है नहीं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में देखा जाए डायमैग्नेटिक कौन होगा भाई? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होगा? रिपल बेसिकली बाय द इसमें पेड इलेक्ट्रॉन्स अनपेड नहीं। टू टाइप का इसमें बिहेवियर शो करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में। एक मतलब ये पूरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दो टाइप से यहाँ पे हम लोग शो करा सकते हैं। एक क्या होगा पैरामैग्नेटिक होता है, एक डायमैग्नेटिक नहीं मतलब टू टाइप से। वैसे तो बहुत टाइप से जैसे फेरोमैग्नेटिक फेरी मैग्नेटिक भी हो सकता है ठीक है, लेकिन मतलब यहाँ पे दो टाइप का में पढ़ना है। सॉलिड स्टेट में डिटेल में पढ़ना था लेकिन है नहीं, तो यहाँ पे टू टाइप का ऑब्जर्व होता है। एक डायामैग्नेटिज्म दूसरा क्या होगा पैरामैग्नेटिज्म। डायामैग्नेटिज्म अगर देखा जाए तो किसे बोलते हैं? डायामैग्नेटिज्म रिपल करता है अप्लाइड फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा रिपल करेगा। रिपल बाय द अप्लाइड फील्ड। और ये क्या होगा अट्रैक्ट करेगा नहीं बाय द अप्लाइड फील्ड। अब सवाल है क्यों करेगा? क्योंकि इसमें क्या होगा कोई भी मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा नहीं ठीक है। नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। अब इसमें देखा जाए स्पिन या वगैरह निकालने के लिए स्पिन वनली फार्मूला क्या होगा बता सकते हैं? स्पिन वनली फार्मूला
पेयर इलेक्ट्रॉन का म्यू इक्वल टू एन, एन प्लस टू रूट है। एन क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर unpaired electrons. इलेक्ट्रॉन्स। यूनिट ऑफ म्यू बोहर मैग्नेटॉन, जिसे हम लोग बीएम लिखते हैं आगे। तो अगर देखा जाए तो आसान होता है इसका निकालना। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 एम्पेयर एन इक्वल टू 2 आ गया, तो आप कह सकते हैं म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2.84 बोहर मैग्नेटॉन। अगर एन इक्वल टू 3 आ गया तो म्यू इक्वल टू 3.84 बोहर मैग्नेटॉन। ऐसे आप कर लेंगे कैलकुलेटिव, बड़ा सा डेटा है, ठीक है। ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बस इतना हमें बताना था। अब फॉर्मेशन ऑफ कलर क्यों होगा भैया? डी ट्रांजिशन की वजह से। जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा उसी में कलर का फॉर्मेशन होगा, नहीं? हम्म फॉर्मेशन ऑफ कलर। अब जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो कलर देगा, क्योंकि पॉसिबल होगा डी ट्रांजिशन। और अनपेयर इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, कलरलेस होगा। एब्सेंट अनपेयर इलेक्ट्रॉन कलरलेस, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बता सकते हैं, क्योंकि डी ग्रुप का एलिमेंट सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। क्यों बनाता है? इसका रीजन क्या है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, अनपेयर की वजह हाँ से। बताएं। 3 रीजन तुमने बताया था। एक क्या होगा? कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ मेटल आयन, हम्म, स्मॉलर साइज ऑफ मेटल आयन। दूसरा हाई आयनिक चार्ज, हाई आयनिक चार्ज। तीसरा अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, जी ऑलरेडी। अवेलेबिलिटी डी ऑर्बिटल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। ये तीनों पॉइंट याद रखना है, ठीक है। ठीक है। हाँ, कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करेगा? ड्यू टू वेरिएबल मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। Due to variable oxidation state. हाँ, हाँ, मतलब क्यों शो करेगा? कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करता है, अडॉप्ट करेगा क्योंकि मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद ये भी जल्दी ही क्वेश्चन आया था, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है।
बताइए। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड की वजह से क्या होगा, हार्डनेस होता है और सारा कुछ होता है। इसमें इंटरस्टिशियल कंपाउंड में क्या होगा, बेसिकली देखा जाए तो नॉन स्टोइचोमेट्रिक होगा, neither typical ionic nor मोलिक कोवेलेंट, दोनों के बीच का कह सकते हो। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है, जब स्मॉलर स्मॉलर एटम क्या होगा, उसके गैप में क्या हो जाए, फिर फुलफिल हो जाएगा। एटम लाइक हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन क्या कार्बन होगा, ट्रैप टिप इनसाइड क्रिस्टल लैक्टिस इनसाइड में हो जाएगा ना। हाँ इनसाइड लेटिस मेटल्स। ऑफ मेटल। तो मतलब कि इसमें यूजली नॉन स्टेसियोमेट्रिक होता है, नॉन स्टेसियोमेट्रिक। जैसे TiCMn4 Fe या पी एच हो CH जाता है, वी एच ही होता है। 0.56, ये सब बहुत आई एस सारे थ्री दिया है। जितना या दिया एच है वन उतना पॉइंट ही अब सेवन याद है ये सब। अब इसका करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, फिजिकल केमिकल करेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगा इस वजह से। हाई मेल्टिंग पॉइंट हम्म, ना। फर्स्ट तीन बहुत चार सारे। नहीं पाती, चार हाँ चार और वही। मेल्टिंग पॉइंट होता है, हायर देन प्योर होता है। अब देखा जाए तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है प्योर मेटल से, हम्म। कि दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि कह सकते हैं हायर देन प्योर दोज ऑफ प्योर मेटल। जो प्योर प्योर मेटल मेटल्स रहेगा उससे ज्यादा हो जाता है, किसकी वजह से, इंटरस्टिशियल। कंपाउंड, इंडस्ट्रियल हाँ। कंपाउंड की वजह से। दूसरा क्या होगा, दे आर वेरी हार्ड, हाँ दे आर वेरी हार्ड, यानी कि डायमंड सम हार्डनेस हो जाएगा ना। बोराइड्स अप्रोच। बोराइड सबसे ज्यादा हार्ड होते हैं ना, या मतलब डायमंड की तरह हाँ हार्ड हो डायमंड जाएगा। बता दे सर, डायमंड सबसे hard। हार्डनेस, पूरा पॉइंट लिख रहे हैं, पूरा याद रखिएगा। और दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, सबसे जरूरी है, दे कंडक्टिविटी। रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी। ठीक है। चौथा, और दे कह सकते हैं आर केमिकली इनर्ट, केमिकली इनर्ट रहता है। ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो कुछ हमें क्या पढ़ना है, एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन क्या होता है, मिक्सचर होता है, मतलब कि सॉलिड सॉलिड होमोजेनियस मिक्सचर होता है। क्योंकि इनकी रेडिया सेम होती है सारी, उसकी तो इजीली हाँ एलॉयज बना लेते हैं। हाँ, होमोजेनियस सॉलिड इन सॉलिड मिक्सचर है। बहुत सारे ब्रॉस ब्रॉन्ज ये सब हम लोग जर्मन सिल्वर ये सब बात किए थे, ठीक है, समझ रहे? तो अब इसमें देखा जाए, इसके बाद आपका केमिकल प्रॉपर्टी वगैरह भी आ जाएगा, तो इसमें आप बाकी नोट से पढ़िएगा,
ठीक है, रिएक्शन वाला याद रखिएगा। जैसे कुछ हम कहिए यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट का इम्पोर्टेंट वाला हम लिखा दे रहे हैं जो ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा पूरा। ठीक है, KMnO4 का जो ज्यादातर पूछा जाता है वो हम लिख दे रहे हैं। ठीक, ठीक है सर, KMnO4 अच्छा, KMnO4 पॉजिटिव दे देगा। KMnO4 का इसमें जो दिया है KMnO4 K2Cr2, तो इसमें डार्क ग्रीन कैसे, तो K2Cr2 कैसा होता है, डार्क ग्रीन होता है ना, K2 जी, और डाल। MnO4 डार्क ग्रीन। ठीक है, और ये क्या कह सकते हैं, विच disproportionate needs in a neutral or acidic। डिस्प्रपोर्शनेशन जानते हैं, solution to give per magnet। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है, तो नहीं हम इसका रिएक्शन लिख देते हैं। 2MnO2 plus 4KOH plus O2 2K2MnO4 plus 2H2 और 3MnO4 minus 2 4H ion acidic medium 2MnO4 negative plus MnO2 plus 2H2। इसको हम रिएक्शन याद करने का तरीका बताए थे, कैसे याद करिएगा, निकालिएगा अगर भूल जाए तो वो आप बातें याद रखिएगा। Mn second, मैग्नीज second ion salt is oxidized by 4-oxy disulfate to परमैंगनेट। ये वाला लाइन आया था 2017 में। Mn+2, यस, ये 5 लिखा है, 5PS2O8 -2 8H2O बताएगा 2MnO4 माइनस प्लस 10SO4 -2 प्लस 16H। बैलेंस करने के लिए भी ऐसे ही इसको उठा कर दे देते हैं। ठीक है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। 16H। और इसमें आप लोगों को तो फिगर तो पता ही होगा, बुक में दिया है। बुक में फिगर दिया है ना, इसका ये मेन, अरे स्ट्रक्चर यार, बुक कभी नहीं खोलते। किसका कौन सा स्ट्रक्चर? दो एमनो स्ट्रक्चर दिया है, Mn ओ O2 का। नेगेटिव। ये कौन सा कलर का लिखा हुआ है? पर्पल, हम्म, वॉयलेट। वायलेट नहीं, कौन? ग्रीन ग्रीन ग्रीन। ग्रीन। और ये दूसरा, तो दूसरा पर्पल होगा। पर्पल। टेट्रा हेड्रल पर मैग्नेट आयन।
ये पर्पल होगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों तो डबल सेम मैंने बॉन्ड का बनाया। ऑक्सीजन, हम्म, डबल बॉन्ड का। दोनों तो सेम मैंने बनाया है। नहीं सर, ऊपर डबल बॉन्ड अलग है ना ऑक्सीजन पे। हाँ ठीक है। ये क्या होगा? टेट्रा हेड्रल मैग्नेट आयन। मैग्नेट। ये ग्रीन कलर का होगा। बस इतना याद रखिएगा। और न्यूट्रल और एल्कलाइन सॉल्यूशन में क्या बनाता है बता सकते हैं? सबसे ज्यादा पूछा जाता है। न्यूट्रल और एल्कलाइन सॉल्यूशन था ना। आयोडीन से रिएक्ट करके कोई बता सकता है? सोल्यूशन देखिए, मतलब ज्यादा एसिडिक मीडियम में I2 बना लेता है, और इसमें क्या बना लेता है? IO3 माइनस। याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। ऐसे तो सारा पढ़ना है, लेकिन जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, वही हम लिख रहे हैं केवल भाई। हम्म, जब न्यूट्रल एल्कलाइन मीडियम में रहेगा ना, तो हम्म। आई आई किस में ऑक्सीडाइज होके क्या बना लेगा? IO3। यही पूछा जाता है। जब एसिडिक मीडियम में होगा तो I2 बना लेगा। ठीक है। याद रहेगा ना, एसिडिक मीडियम वाला नहीं हाँ। लिख रहे हैं, एक ही लिख रहे हैं। ठीक है। पुराना एसिडिक मीडियम हो पुराना I2 जो बना। पढ़े थे वही आपको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन भी लगाना है। तो इधर आ जाते हैं। अगर देखा जाए एफ ब्लॉक वगैरह में, तो साइज क्या होता है? इन सीरीज में ही केवल जाते हैं तो लालू पूरा डिक्रीज होगा, आप जान ही रहे हैं। नहीं, दोनों में तो उसको तो लिख नहीं रहे हैं, तो आप जानते ही हैं। हाँ, एफ ब्लैक पे आपको मिक्स मेटल याद रखना है। हम्म या यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीजें जो बहुत बहुत बार आती रहती है। जर्कोनियम हाफेनियम की साइज क्या होगी? ऑलमोस्ट इक्वल होगी। हम्म जर्कोनियम एंड हाफेनियम क्या है? सिस्टर एलिमेंट कहलाते हैं। क्यों? जर्मेनियम में सिलिकॉन है। हम्म अरे। क्योंकि इक्वल साइज। और ये क्या होगा? ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद देखा जाए मिक्स्ड मेटल बता सकते हैं? जो बुलेट वगैरह बनाने के काम आता है। मिस मेटल। कंपोजिशन बताइए। कंसिस्ट ऑफ, मेनली इसमें क्या होगा? लेंथेनॉइड होगा। लेंथेनॉइड मेटल। लेंथेनॉइड मेटल इसमें होता है लगभग लगभग देखा जाए, ऑलमोस्ट कह सकते हैं 95%। ठीक है। और इसके साथ आयरन होगा, लगभग कह सकते हैं 5%। ठीक है। एंड कह सकते हैं ट्रेसेस। ट्रेसेस में क्या होगा? आप सल्फर होगा, कॉपर, कार्बन होगा, कैल्शियम होगा एंड एल्यूमिनियम। ठीक है।
यूज क्या होता है? यूज्ड इन मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय टू प्रोड्यूस बुलेट सेल एंड लाइटर फ्लिंट। ये याद रख, सबसे जरूरी है कंपोजिशन याद रखिएगा क्या होता है। ठीक है ये। साइज आप जानते हैं, सब में दोनों में डिक्रीज होता है, ठीक है, ग्रेजुअली एक्टेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, तो ठीक है हम सर। लोग अब क्वेश्चन करेंगे इसका। और प्लीज आप लोग जो पहले पढ़ाए हुए हैं, पहले नोट्स जो आपके पास है उसको पढ़िएगा। ठीक है, याद यस सर। दिलाने के लिए, हाँ याद दिलाने के लिए मैं फिर से आप लोगों के लिए भेज दे रहा हूँ, वही पढ़िएगा। जो पहले पढ़े हैं डिटेल में। बस मैंने ये रिव्यू किया है कि मतलब आपको याद आ जाए, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पे फटाफट क्वेश्चन लगाइए। इतना क्वेश्चन कर लेंगे तो मोस्टली आपको हो ही जाएगा सारा क्वेश्चन, यही घुमा फिरा के आता है सारा। हम्म इसमें कुछ लगाना नहीं है, लगाइए फटाफट, बताइए। अभी पढ़े हैं, ओरली बोल ही दिए हैं सारे क्वेश्चन। क्योंकि इसमें फुलफिल्ड होते हैं। आंसर कौन सा होगा? सेकंड। Scandium 3D word responses, fillers, names, days of the सेकंड होगा ये होगा। इसका आंसर। क्योंकि देखा जाए तो ये सर अभी ये फुल्ली रिसेंट, फिल्ड होता है। इन केस ऑफ स्कैंडियम एंड 3D ऑर्बिटल आर पार्शली फिल्ड होगा, बट जिंक में क्या होगा, कंप्लीटली फिल्ड होगा, इसलिए नहीं माना जाता है। जिंक क्या, कैडमियम Hg ये सब नहीं माना जाता है। ठीक है, अभी ऊपर हमने लिखा था। चलिए, ये तो समझ जाएंगे ना, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है कि दूर दूर कर दें। समझ जाएंगे सर। हम्म कर नहीं पाए थे भाई, लेट हो गए थे। कोई नहीं सर। हम्म चलिए ये बताइए, टीचिंग एनर्जी। हैं? कौन सा ऑप्शन होगा? सर सी ऑप्शन। एक सेकंड, सी ऑप्शन, हाँ। गलत है। हाँ। सही है, अरे सही है। यार, डर जाता हूँ। अरे यार, 3s, 3p, 4s, थ्री एस डी पी डी ए। ये भर जाएगा। कापर का कोर। सर ए सर बी ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी। नहीं नहीं, टू। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि ये ठीक। नियॉन से पूछ रहा है। तो आप देखिए इतना 10, ये ये 10 10 निकाल करेंगे, देगा, ठीक है। 8 8 निकाल 10। देगा, ये हो हाँ। गया, 8 निकाल देगा। क्योंकि मतलब आर्गन और नियॉन में कितना डिफरेंट हो गया, 8 का डिफरेंट हो गया ना। इसका 10 हम्म। होता है और इसका 18 होता है। तो इसमें से हम्म। 8 निकाल और ऐड करना पड़ेगा ना, तो ये वाला ऐड होगा। और इसका तो आप आर्गन वाला तो जान ही रहे हैं एकदम अच्छे से, 3D 10 और 4s1 होता है। चलिए, इसका है क्रोमियम बेस 3D5 4s1। सर 3D5 तो 4s2 होगा, बी ऑप्शन होगा। ई ऑप्शन। हैं? ई। डी होगा, 3D5 4s2। 4s1 होगा। इसमें क्यों बोल रहे हैं भाई, ये एक्सेप्शन होगा ड्यू टू हाफ फील्ड की वजह से, ये आर्गन।
अनपेयर इलेक्ट्रॉन। बताइए, जल्दी बताइए यार। इसमें बोल रहा है कि सेम आपके अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे B3 में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? हम्म अनपेड तो जीरो है। B3 प्लस में कितने एम्पेयर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? दो आ जीरो। रहे हैं। n=2। तो n=2 किस में और आ रहा है, ये बताना है। अनपेड टू कैसे होंगे? अरे यार, वेनेडियम कितना होता है? हम्म इसका वेनेडियम कितना होता है? 23 होता है। तो इसका ऑर्बिटाइजेशन लिखेंगे 4s2 और 3d3 होगा। तो 3 गायब हो गया कि 4s0 हो गया और 3d2 आ गया। तो दो दो एम्पेयर तो आ रहे हैं। दो ऐसे एम्पेयर दो मतलब एम्पेयर, दो एम्पेयर निकल में आएगा। निकेल 2+। हाँ। क्योंकि निकल में क्या हो जाएगा, 3d8 हो जाएगा, 4s0 हो जाएगा +2, क्योंकि 28 होता है ना। आंसर हो गया। ये बताइए। और तरीके से पिछले साल का क्वेश्चन है, मणिपुर वाला। बहुत क्वेश्चन आया था इसमें से। 4-5 क्वेश्चन आए थे डी ब्लॉक से केवल। चलो। बताइए जल्दी। ये नहीं समझ में आया क्या? नहीं, ये आ गया आ गया। ये फटाफट। सेकंड ऑप्शन वाले में करेक्ट बताना ना, एसिडी ऑक्सीडाइज करता है क्या? हम्म थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन बताइए। लग रहा है सारे। ये ऑप्शन होगा क्या सर? शायद नहीं लग रहा। एसिडिक ऑक्साइड ये वाला होगा। ये ऑप्शन है मेटेलिक ना? ऑक्साइड इन बेसिक नेचर होगा। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। न्यूट्रल ऑक्साइड कुछ होते हैं, आप जानते हैं, जो दोनों नहीं बिहेव करते हैं। तो ये ये हाई ऑक्सीडेशन नंबर हो गया तो एसिडिक हो गया। SO2 और TiO2 ये सारे एसिडिक ऑक्साइड है। करेक्टली मैच है, तो याद रखिएगा। ये बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? मैग्नेट एंड पैरामैग्नेट आयन आर टेट्राहेड्रल ड्यू टू। अभी पढ़े हैं, स्ट्रक्चर बताया है मैंने। अभी जस्ट स्ट्रक्चर हमने ऊपर बनाया था। हाँ सर, याद है याद है। बी एक हाँ, उसी पे क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर पे 2019 का क्वेश्चन है। बी होगा। हैं? बी ऑप्शन। ओवरलैपिंग माइनस। कौन सा? बी। बी होगा। अभी स्ट्रक्चर हमने बनाया था। मैग्नेट में कितना? मैग्नेट में दो, दो डबल बॉन्ड थे। जो और पैरामैग्नेट में 3 था। तीन, थ्री। तो पाई बॉन्ड इन्वॉल्व ओवरलैप पी पी ऑर्बिटल ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन होगा। ये बताइए, विच इज लीस्ट स्टेबल इन एक्वस मीडियम। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा लेस स्टेबल होगा। हम्म बताइए जल्दी से। एक्वस मीडियम में तो आयरन 2+ होता है ना? अरे यार, आंसर बताइए। हाँ, सोडियम यही वोडियम तो यहाँ पे है नहीं। यही होगा। सोडियम ये की ऑप्शन। बात कर। अभी यही देखिए, होगा। Fe+2 यही है। होगा। Fe+2 है। ये हमेशा तुरंत ही
Fe+3 में जाना F3 चाहेगा, क्योंकि Fe+3 में ज्यादा स्टेबल रह सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें D6 आ रहा है, ठीक है, और इसमें D5 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये मतलब कि इनकम्प्लीट फील्ड से मतलब हाफ फील्ड में लाना चाह रहा है, तो इसलिए सबसे ज्यादा ए होगा, रिएक्टिविटी। बाकी में तो स्टेबल है। ये बताइए, ये आप ही का क्वेश्चन था 2023 का, बड़ा क्वेश्चन था इसलिए रखा था, 2-3 कॉन्सेप्ट है, पिछले साल का क्वेश्चन है, ये तो कर ही लेंगे। कहाँ चला गया यार? तो सही बताइए, 7 मई वाला क्वेश्चन है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। एलिमिनेट करिए, ऑल ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फ्रॉम एमओ थोड़ा सा ऑक्साइड और आयनिक, ऐसा है? सही है गलत है स्टेटमेंट? मोनो गलत। ट्रांजिशन सही होना चाहिए। सर स्टेटमेंट सही है ना? ये लिखिए। सही है पहला, हाँ। ठीक है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया पहला, अभी एक ही। दूसरा, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन number corresponding to the group number is transition metal oxide attained Fe2O3 2Mn plus 2 O5। ये करेक्ट है स्टेटमेंट? ये भी करेक्ट है, अभी हम लोग पढ़े थे, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा फिर घटेगा, तो ये अटेंड करेगा, तो ये भी सही है। अब देखिए, बी ए बी दोनों सही हो गया, तो यानी कि ऑप्शन हमारे पास सी डी निकल गया, ऑप्शन ही वही, क्या करें, ई फर्जी में लिखा, कोई काम नहीं है। ठीक है, बेसिक करेक्टर इंक्रीज B2O3 B2O4 B2O5, ऐसा नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बढ़ता है, तो एसिडिक करेक्टर बढ़ता है, न कि बेसिक करेक्टर। एसिडिक करेक्टर बोलता तो ठीक है बढ़ रहा है, ठीक है, ये पूरी तरह गलत है। B2O5 डिजॉल्व एसिडिक टू गिव, ये भी नहीं, ये पढ़ लीजिएगा भाई, ये भी पूछा जाता है। CRO is basic but CRO3 amphoteric, ये ये बताइए सही है गलत है? ये वाला। ये करेक्ट है, ई करेक्ट है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, ऑप्शन ही नहीं है। एकदम सही बात बोल रहा है, ठीक है। और ये जो हाँ। BO3 बोल रहा था, ये बनेगा B2O5 माइनस बनता है, तब करेक्ट होता है। ये करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो हम चूज नहीं कर सकते। इनकरेक्ट पूछ रहा है तो। हाँ, इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, हम्म। तब भी हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कि A C D, अगर ऑप्शन होता सी वो हो डी जाता। ई तब हो जाता, तो ये अभी तो आप सही कह हो रहे हो जाता ई सही है। है। आप कह रहे हो ई सही है ना? हाँ, ई सही है, सही बात, हाँ, ये सही है ऑप्शन तो। हाँ, ऐसे करेक्ट इनकरेक्ट पूछ रहा है, सही दिया ऑप्शन। दिमाग हम्म। उल्टा हो जाता है। हम्म। ये भी पूछा गया था मणिपुर, देखिए, एक दो, तीसरा इसके नीचे वाला भी है। Ionization enthalpy of early actinide are lower than early lanthanide, सही है, सही है। Electron are entering 5f orbital actinoid, which is experience greater shielding from nuclear charge in the light of the above statement, सही है। ये पूरा मतलब दोनों बातें सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है सही,
हम्म। क्योंकि वही 5F फी तो भरता है, ठीक है, 6D के पहले, तभी तो एक्टेनाइड होता है। ये करिए, ये भी देखिए मणिपुर में ये भी पूछा गया, तो तीन क्वेश्चन चार हो गए इसी से। इसमें बताइए, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज along each series of the transition element left to right, अब स्मॉल वेरिएशन occur, सही है, हम्म। स्मॉल वेरिएशन होता है, कुछ चेंजेज होता है, मतलब कहीं पे इक्वल हो जाता है, कहीं थोड़ा इंक्रीज होता है। देयर इज करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज accomplish the filling up डी इलेक्ट्रॉन इन इनर डी ऑर्बिटल, ये एकदम एक्सप्लेन भी कर रहा है, एकदम सही है, ये भी दोनों सही हो गया। यही रीजन होता है, फिलिंग अप डी ऑर्बिटल, धीरे धीरे भर रहा होता। ये करिए, फटाफट करिए भाई, नहीं तो होगा नहीं, फिर छूट जाएगा। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपके इंटेक्स में दिया है, बोर्ड में भी बहुत पूछा जाता है, तो इसका रीजन वगैरह बता सकते हैं। हम्म? नहीं, बहुत फेमस है क्वेश्चन। कॉपर प्लस और कॉपर प्लस सेकंड एंथैल्पी था ना। Copper+2 is more than Copper+1। गलत है। गलत नहीं है? नहीं नहीं नहीं। आयोने अरे वो निकाल। भाई ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है यार, इतना फेमस कई हम भी बताए हैं, और सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में था ना हम्म, अब ये ए। पूछा सेकेंड क्यों है? सेकंड में तो सर वो हो जाएगा ना। लेकिन पूछा। फुल फिल हो जाएगा, हाँ लेकिन तब भी इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, क्यों? जैसे आप कॉपर में तो, कॉपर हमारे पास 29 है, अगर हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 4s वो 1 प्लस 3 वन 10 हो थ्री जाएगा। डी 10। 3D10। हाँ, एक एक गायब करेगा Copper+1, तो 3D10 फुल हो कंप्लीट हो जाएगा, तो ये ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे Copper+2 वाला ज्यादा होता है, 3D9 वाला होता है, ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी या साल्वेशन इफेक्ट की वजह से। साल्वेशन, और कह सकते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। याद करिए कि हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से, फ्लोरीन क्या होता है सबसे ज्यादा, क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर। लिथियम क्या होता है सबसे ज्यादा, क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर का, हाँ अरे ऑक्सीडाइजेशन। रिड्यूसिंग नेचर का, हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से। तो यहाँ पे भी याद रखिए, हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से ये मोर स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? हाइड्रेशन एनर्जी, डी। रीजन पूछ रहा है। Copper+2 more stable than Copper+1 in aqueous solution due to hydration, तो n aqueous solution, तभी तो कंपाउंड CuSO4 5H2O ग्रीन ब्लू विट्रियल बनता है, क्योंकि इसमें Copper+2 आएगा। Which of the following pair has the same size? अभी पढ़े हैं, कौन सा सेम होगा? साइज तो इसका होता डी का होता। हम्म? अरे नहीं सी का, सी ऑप्शन का जिरकोनियम और हाफेनियम था ना। इसमें यार गलत ऑप्शन दिया, दो दो लिख दिया, सेम सेम। हम्म, नहीं सही है, जिंक लिखा है, हम ही कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज करने के नहीं लिए नहीं बड़ा नहीं। हाँ जिरकोनियम ही ऑप्टली लिख दिया है, जिंक लिख दिया है। है। मैंने भी बताया था पहले। ऑक्सीडेशन नंबर ये बताइए, Fe3O4 इज ऑक्सीडेशन नंबर है यार, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के एक बताइए। सेकंड सर। 8/3। हम्म हम्म, कितना आया? एट डी। बाई थ्री निकल जाएगा ना? ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ, ये फ्रैक्शन में भी तो आता है। हम्म। चलिए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है भाई, अभी जल्दी ही आया।
रिएक्शन से रिलेटेड है। अब इसमें देखिए, क्रोमियम D4 इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe+2। क्या सही है? सही है। ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग ये बोस। सही है। इनकरेक्ट पूछ रहा है लेकिन इसमें, the transition metal and their compound are known their catalytic activity due to availability of adapt multiple oxidation state from complex। सही है, एकदम सही। वही रीजन है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड सारा चीज देखिए पूछ लिया इसमें। those that are formation of a small atom like HCnN trap inside crystal lattice of the metal। यही देखिए हमने एकदम कॉपी लिखा था। ये भी सही है। तो आपका गलत क्या हो गया? ये हो गया। यही आंसर होगा। यानी कि क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम CrO+ कितना होगा? हम्म बोलो। CrO+4 का कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा? निकाल के बताइए। एक सेकंड। +6 होगा। और इसमें भी CrO+ में इसमें भी +6 होगा। दोनों में सेम होगा। ये लिखा है नॉट सेम। ठीक है, प्लस निकाल के दे। तो गलत हो गया। ये बताइए, फोर सक्सेसिव ट्रांजिशन एलिमेंट। जल्दी जल्दी बताया करिए यार। मैग्नीशियम। फोर सक्सेसिव सबसे ट्रांजिशन ज्यादा एलिमेंट। Mn का होगा, फिर आप देखिए, Mn ही पहला है। अगर हाँ, निकाल पहले ही लेंगे हो तो सकता है, सारा आंसर हो अच्छा हाँ यही मैग्नीशियम जाएगा। आयरन होता है। क्रोमियम कोबाल्ट। हाँ। हाँ, बाकी निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो यही हो गया आंसर। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे चलिए। ये बताइए, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़े हैं ये सारा चीज। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है। देखिए वर्ड वही लिख लिया, स्पिन ओनली। ठीक है, कितना हो गया? इतना टाइम यार आप लोग लेते हैं सर यार। एक सेकंड, एक सेकंड। क्या है? 3.8। अरे भाई, क्रोमियम में 24 होता है। 2 निकाल दीजिए, 4 बच गया। नहीं, तो 4 का 4.9 हो गया आंसर। इसमें कहाँ सोच रहे हैं? 2.9 लगाना होगा ना, जो भी होता है। हाँ, 0.9 लगा लिए, 0.8 लगा लिए, वैसे ही आ जाएगा। इतना अंडर एम्पेयर। रूट निकाल लगता है 24। अंडर रूट निकालेंगे टाइम कंज्यूम होगा यार, क्या करेंगे? वो बात तो अगर अंडर रूट में दिया तभी। अब पॉइंट लगभग आएगा, √24 आएगा। तो √24 का अगर 25 होता है तो 5 हो जाता, 5 से कम होगा बस। ये करिए। इसमें बताइए, सारा दिया है, ये हमने पढ़ाया है पहले। कैटालिटिक प्रोसेस दिया है। जल्दी जल्दी बताइए भाई। C2O5 किस में यूज होता है? कांटेक्ट प्रोसेस। कांटेक्ट प्रोसेस में क्या बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। SO2 को SO3 में बनाने का काम करता है B2O5, वेनेडियम पेंटा। एक सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत ऑक्सीडेशन बड़ा इंडस्ट्री में यूज है। एक और सेकेंड तो थर्ड। हाँ ये आ हाँ। गया। और ये हमारे पास कौन यस। सा कैटालिसिस है? जिगलर नाटा कैटालिसिस, TiCl4। ठीक है, तो AlCl ये क्या काम पोलीमराइजेशन करता ऑफ है? एल्कीन का। ये हमारे पास पॉलीमराइजेशन ऑफ एथाइलिन में यूज होता है। तो ये हो गया। PdCl2। PdCl2 ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन टू इथेनॉल बनाने में काम आता है। इथाइन टू इथेनॉल याद रहना चाहिए। निकिल कॉम्प्लेक्स।
पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइन। ये हो गया, कौन सा ऑप्शन हो गया इसमें? ये हो गया। सिक्स फर्स्ट ऑप्शन है। अब इसमें देखिए सारे का है, आप ही बताएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी, लेकिन भाई 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लेना है, नहीं तो मैं आंसर टिक कर दूंगा, आप अपना काम करिए। अरे सर, नहीं हुआ? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। आ गया सर, सी ये ऑप्शन। क्या? हम्म। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन? चेक करिए फिर। ये होगा सर। हम्म। डी ऑप्शन। कौन सा? डी डी। अरे यार, ये छोटा सा क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, रीचेक करिए। सही तो है। सही, सी और सी तो होगा। क्रोम कोबाल्ट का कितना आ रहा है? मैं तो पहले उसका निकाला, आयरन का। आयरन का देखो 5 1 पेड़ आएंगे उसके वजह से, 3D 1 के वजह से। बताइए, नहीं आंसर बताइए बस हमें। हाँ हाँ, मैं आंसर ही सी बता रहा हूँ। और अगर अगर देखो 5 आ रहा है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट √5 + 7 हो जाएगा, 5 × 7 हो जाएगा, जो √35 है, तो सी का सेकंड होगा। ये कोबाल्ट कितना होता है? 27। तो कोबाल्ट का अगर हम लोग 27 होता है, तीन हाँ। निकाल लेते हैं तो D6 कितना, D6 आ जाएगा। और D6 में कितना थ्री बच डी गया? सिक्स लास्ट में। 6 में 4, एक दो चार √24। पाँच छः, 4 हो गया। तो हम्म। 4 हो गया तो रूट ए या सी हो सकता का है। 4, ए का 4 हो गया। अब क्रोमियम निकालिए, Cr अभी निकाले थे, जो Cr+2 था तो 4 आया था, और हाँ Cr+3 हो गया तो 3 आ गया। तो Cr3 आ गया तो रूट कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। Cr3 कितना आएगा? 15 आ जाएगा ना? हाँ। अच्छा अच्छा, दो थे ना इसके, तो सॉरी सॉरी। हम्म। ठीक है। Cr15 का, ए का ए 5। होगा, हाँ। तब अब यार ऐसे क्वेश्चन गलत कर देंगे तब तो अरे बड़ा नहीं सर, भारी। वो मेरे को लगा वो पहले सी का, ये ऑप्शन में 3 है। नहीं है, हम इसीलिए क्वेश्चन करा रहे हैं भाई, मेहनत कर, हम पता हम 1 1:30 बजे सोए हैं सेट करके। क्वेश्चन हम भी सेलेक्ट करते हैं, फिर तुरंत उठे हैं, आप ही लोग क्लास कर रहे हैं। आप हमारे जितना हम मेहनत कर रहे हैं उतना तो करिए। यस अब सर। इसमें तो क्वेश्चन में गलत नहीं करना चाहिए ना, एक्यूरेसी लाइए ना। हम्म। अब ऐसा कोई सी ऑप्शन। क्वेश्चन है हो जो हम ऑलरेडी नहीं बोल चुके हैं इसमें? कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ। ये बताइए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। रीजनिंग असर्शन का है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज नॉट स्टोर इन जिंक। सही बात है, सही बात है। क्योंकि क्योंकि कॉपर सल्फेट जिंक मोर रिएक्ट कर देता रिएक्टिव, है जर्न के साथ। ZnSO4 बना लेता है और कॉपर+2 बना, ये दिखा देगा, कॉपर+0 में। ठीक। हम्म। तो जिंक फ्रॉम मतलब कॉम्प्लेक्स करना बनता है ये। विथ CuSO4, क्यों? कॉम्प्लेक्स बना लेता है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। हम्म। दोनों हम्म, सही हैं। ये तो सर दोनों सही है। ZnSO4 नहीं बनता इसमें? क्या चीज? ZnSO4 नहीं बनता सिर्फ? ये NSO4 बन जाता है। हाँ, तो सर CO भी लगता है इसके साथ, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हाँ, जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो बन जाएगा।
ये दोनों सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। अब देखिए एफ सेंटर आपको नहीं पता है मतलब, लेकिन क्वेश्चन मैंने रख दिया। एफ सेंटर आता है सॉलिड स्टेट में पढ़ाया जाता था, लेकिन तब भी करिए। एनायनिक साइड में सेंटर बनता है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन जेडेनो बिकम येलो व्हेन इट हीटेड, सही बात है, येलो हो जाता है अगर जिंक ऑक्साइड के हीट करते हैं। ये अगर एफ हम्म, सेंटर तो सेकंड में यही है, इसका दोनों बातें सही है, और एफ सेंटर ही इसको एक्सप्लेन करता है। तो एफ सेंटर नहीं है तो सॉलिड स्टेट में तो क्वेश्चन ऐसे नहीं देंगे एफ सेंटर से रिलेटेड। अब भाई इसमें क्वेश्चन में कौन सा टाइम क्या है यार, आप लोग तो ये तो विटामिन। पूरा विटामिन क्या। B12, विटामिन B12 इसमें हीमोग्लोबिन में क्या होता है, फेरिक। क्या। फेरस। क्या चीज? Fe+2 हमेशा होगा, फेरिक कभी नहीं होगा। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। ये विटामिन डी। विटामिन डी में बोरॉन। बोरॉन था। विटामिन डी में तो वैसा कोई कॉम्प्लेक्स तो रहता नहीं है, खाली ऑप्शन दिया है। बोरॉन किस में होता था? हम्म बोरॉन। बोरान कुछ नहीं होता है, ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है। अच्छा। हम्म मतलब फूड के क्वेश्चन था ना उसका कोई? कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा। ये बताइए। एसिडिक बताइए भाई ग्रीन तो। का हम्म बी होगा, कभी तो कौन होगा, अभी तो ऊपर मैंने लिखा था यार, एक इसी सेकंड, एक के सेकंड। बारे इसी के बारे में तो लिखा था मैंने, और ये जल्दी का बी क्वेश्चन दिया। होगा था। ये बी होगा, Cr2O7 फॉर्म गेन कलर। और ग्रीन तो K2Cr2 ये दे रहा था ना। अभी थोड़े देर पहले यही लिखा ही था। ठीक है, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ये वाला बताइए, रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिए हैं इसलिए। इच स्टेटमेंट नॉट ट्रू। देखा जाए इसमें, ऑन पासिंग H2S एस्टिफाइड K2Cr2O7 सोल्यूशन मिल्की कलर का होता है, ये सही है बात। K2Cr2O सोल्यूशन एसिडिक मीडियम ऑरेंज कलर देता है, ये फिगर बना हुआ है। और सोल्यूशन बिकम येलो ऑन क्रैशिंग pH बियॉन्ड 7। तो आप समझ सकते हैं बायोमेट्रिक एनालिसिस से ही क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है इस समय, जो लास्ट बियॉन्ड रनिंग 7 चल रहा करते है। हैं ना, तो तो ये नहीं होगा। इसमें देखा जाए तो ये नहीं, मतलब कि क्यों, इसका रीजन है
क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। हाइड्रोस्कोपिक नेचर का होगा, इसलिए नहीं यूज किया जाता है। मतलब K2Cr2 ये Na2Cr2O2 ये क्या हाइग्रोस्कोपिक, क्योंकि नेचर का होता है इसलिए नहीं यूज किया। K2Cr2O7 ही यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, ये रीजन है इसका। चलिए ये आ गया आपका फेमस क्वेश्चन पिछले साल का। तो आप लोग यार प्रीवियस ईयर नहीं किए, फटाफट बताना चाहिए, हम इसीलिए चेक करने के लिए तो आप लोग प्रीवियस ईयर तो कम से कम कर ही लिए होंगे। बीच बीच में रख देते हैं। y+2 है। y+2 इज मोर स्टेबल इन कंपेरिजन टू GD+2, क्या सही है? y सही है। प्लस टू मैंने जी डी। कॉन्फ़िगरेशन लिखे हाँ हैं YB+2 का, तो x ही आता है और 4F14 और 5D06S0। ठीक है, पूरा कंप्लीट भर गया। और ग्लेडियम का बहुत ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन भी पूछा गया, इसलिए हम लिख रहे हैं Xc+2 4S F7 ये तो 5D1 सही है ना। और 5D1, हाँ C7। ये लिखने 5D2 देना। ये तो तो अगर देखा जाए तो ये तो सही है, करेक्ट है। स्टॉप इलेक्ट्रॉनिक करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन GD इज, तो गलत हो गया यहीं पे, देखो 5 4 वो 5D1 होगा। 1 होना चाहिए था। ठीक है, ये होना चाहिए था, तो यहाँ पे गलत हो गया, तो आसानी से क्वेश्चन लग गया, तो सी हो गया ऑप्शन। ये बताइए, ये तो टेस्ट में भी दे चुके होंगे कई बार, फेमस क्वेश्चन है। इसमें एक पानी ग्रेड है। प्लूटेनियम वाला भी है, वो भी फेमस है। ये सिरिलियम वाला भी आता है। आयनिक रेडियाई बताइए। सबसे ज्यादा कौन सा? लेंथेनाइट का होगा Li+3। Li+3 दो में आ गए। और सबसे कम किसका होगा? YB+3 का, तो यहाँ ए ऑप्शन हो गया। ये आप लोग ये चेक करिएगा भाई, आना चाहिए दिमाग में। आ जाते हैं, ये बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट लेंथेनाइड के रिस्पेक्ट में? इससे यार आपको लोग पता चलता है आप लोग प्रीवियस ईयर नहीं करते हैं। अभी ये 2016-17 का क्वेश्चन है। पुराना क्वेश्चन आपको देखते ही तुरंत पकड़ लेना चाहिए। ये बी ऑप्शन इनकरेक्ट। होगा। ये इनकरेक्ट बता। यूरोपियम यूरोपियम तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ये सही है। हाँ, द बेसिसिटी डिक्रीज एज द आयनिक रेडियाई क्या होगा? डिक्रीजेस फ्रॉम Pr टू लो। ले- ये भी सही है स्टेटमेंट। ऑल द हाँ, एंथेनाइड मच मोर रिएक्टिव देन एल्युमिनियम, तो ऐसा हो सकता है? एल्युमिनियम एल्यूमिनियम से ज्यादा भी है, एल्युमिनियम तो नॉन मेटेलिक थोड़ा वैसा करेक्टर शो कर रहा है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा ही। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। Ce+4 solution widely used as oxidizing agent volumetric analysis, सही है, ये बात यूज किया जाता है। ये नहीं होगा। अरे यार, ये फॉल्स स्टेटमेंट। अरे भाई दो क्वेश्चन और। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स पूछ रहा है ना, बताइए। फॉल्स कौन? lanthanide are separated from one another ion exchange method, सही है, ion exchange method से तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, ट्रू है। ट्राई वैलेंट करते हैं ना। आयनिक रेडियाई ट्राइवेलेंट वैलेंट लैंथेनाइड
स्टेडली इंक्रीज विथ इंक्रीज एटॉमिक नंबर, ऐसा नहीं है, गलत है। एटॉम ऑल लैंथेनाइड हाई डेंस मेटल है, सही है। मोस्ट करेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीडेशन प्लस 3 स्टेट लैंथेनाइड +3 होता होता है। है। ठीक है, कहाँ गए आर्यन? यस सर। बताइए भाई, आप आज इसको पढ़ के फिर लगाइएगा। अब पढ़े नहीं आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अच्छे से पढ़ लीजिएगा भाई, जो पढ़ा है एकदम घुस घुस के अंदर करेंगे। हम्म। हाँ, आप लोग यार ध्यान नहीं दे रहे हैं सही से। इसको अब इनऑर्गेनिक कंप्लीट करने वाले हैं, फिर ऑर्गेनिक करेंगे। ये बताइए सी जल्दी होगा से। इसका। हाँ, सी। डी, सी सी। बी, रिपीटेड होता रीजन है। ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एक्टिनाइड एट्रीब्यूट, तो बी होगा। इसमें बी होगा। 567 डे लेवल हैविंग कंपैरेटिवली एनर्जी होता है। तो यही है, ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वही कॉपी उठा के रखते हैं भाई। एक बार नहीं और सब पढ़ पा रहे, देखिए अब फिजिकल का एनसीईआरटी नहीं पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। आप मतलब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का एक बार तो पढ़ ही सकते हैं। हम्म। पढ़ने की जरूरत क्या, आप पढ़ाया भी है। तो इनऑर्गेनिक इसका पढ़िएगा। अब इतना मैंने क्वेश्चन इसमें रखा है, इतने से सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप जो जितना सिलेबस में है पढ़ाए, और इतना से इतना क्वेश्चन तो लगभग हम पढ़ाते वक्त भी लगवा चुके होंगे आप लोग बीच बीच में, इससे ज्यादा ही लगवाए होंगे, आप देख लीजिएगा पीडीएफ। अब पढ़े होते तो क्वेश्चन फटाफट बताते। ठीक है, इससे ज्यादा ही जो आप कापर +2 वाले में आप देखे हैं, जो मैंने नोट्स भेजा एकदम सीधा रिंग करके मैंने ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी लिखा हुआ नहीं। कैटालिटिक वाले में जो ऑप्शन आपको मिलवाया सारा लिखा हुआ है। ठीक है, कलर वाले में पर्पल ग्रीन कलर जो भी है, KMnO4 के रिएक्टिविटी बढ़िया से बताया हुआ है सारा, देखिए। फिर उसमें क्या है, मैं सबसे जरूरी बात, मैंने वहां भी क्वेश्चन लगवाया था, और हो सकता है यही सारे